हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट 04 का डिस्कशन करना है जो फ्राइडे को हुआ था, जिसके टॉपिक थे आयनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट डे और सेकेंड डे। आज दो बच्चों इसमें जीरो ग्रुप भी था, लेकिन इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बनाए जा सकते थे और बाउंडेशन 45 क्वेश्चंस की थी, इसलिए जीरो ग्रुप को मैं इसमें नहीं ले पाया। उसको मैं इसमें ऐड कर लूँगा। जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होना है मंगलवार को 29 जून को, जो 5वां टेस्ट होना है, जिसके टॉपिक्स ये हैं, इसी में मैं दो क्वेश्चन जीरो ग्रुप के ऐड कर दूंगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है जीरो ग्रुप, ठीक है। तो चलिए, आज की टेस्ट में लगभग आपने 25-26 क्वेश्चन पूछे। इस टेस्ट के डिस्कशन में एक बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा दुख है मुझे बेटा, आपने मुझसे फर्स्ट ए और सेकेंड ए के वो क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैंने डायरेक्ट आपके नोट्स में पढ़ाए हुए हैं। ये बेटा बहुत ही गलत बात है। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझसे पूछे, बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एस ब्लॉक के क्वेश्चन आपने पूछे, ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब है कि आपने नोट्स अच्छे से इस साल के नहीं पढ़े। ऐसे बेटा काम नहीं चल पाएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप बेटा पूछेंगे तो फिर एग्जाम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। खैर, मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, ये रहा। देयर इज ए सॉल्यूशन विच इज 1 मोलर विद रेस्पेक्ट टू m+2 एंड x+3। देखो बेटा, क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें m+2 पड़ा हुआ है और x+3 पड़ा हुआ है, और लकली दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अच्छा भाई, द KSP ऑफ MOH का होल ट्वाइस एंड XOH का होल थ्राइस। आपको और क्या दिया है, आपको इस मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड का KSP दिया है 4 × 10⁻⁻10, और आपको दूसरे मेटल X के हाइड्रो ऑक्साइड का KSP दिया हुआ है 2.7 × 10⁻⁻14। अच्छा भाई, इफ NH4OH सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड, आपने क्या किया, इसमें से ऊपर से ऐड किया है NH4OH। जाहिर सी बात है बच्चों, NH4OH अंदर जाएगा, टूट कर OH- प्रोवाइड करेगा। ये OH- इन दोनों से कंबाइन करेंगे और इनको हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रिसिपिटेट करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल बच्चों यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, और सारे स्टेटमेंट में एक ही बात लिखी हुई है कि कौन पहले प्रिसिपिटेट होगा। बहुत अच्छे से आपको ये सब पढ़ा रखा है। देखिए, बहुत ही आसान है। KSP की हेल्प से, KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा भाई। KSP बराबर हो जाएगा, ये जो कैटायन है इसकी कंसंट्रेशन पावर, इसका नंबर, इनटू एनायन की कंसंट्रेशन पावर, उसका नंबर, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी बच्चों इसके। अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, ये आपको मालूम है, आप क्या करिए, यहां से OH आयन की कंसंट्रेशन निकालिए जो इसको प्रिसिपिटेट करने के लिए जरूरी है, और यहां से OH आयन की कंसंट्रेशन निकालिए जो इसको प्रिसिपिटेट करने के लिए जरूरी है। जिस OH आयन की कंसंट्रेशन कम आएगी बट नेचुरल यार, वही हाइड्रो ऑक्साइड पहले प्रिसिपिटेट होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहां से OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, सीधी सी बात है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई m+2 की कंसंट्रेशन 1, और इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻5 मोलर। मतलब इसको प्रिसिपिटेट करने के लिए मिनिमम इस OH आयन की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब देखते हैं इसको प्रिसिपिटेट करने के लिए कितना OH आयन मिनिमम चाहिए होगा। तो यहां से
OH आयन की कंसंट्रेशन आएगी 2.7 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 1 का क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अगर ये दशमलव हटा दें तो यहां पे माइनस का 15 हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 10⁻⁻15 का होगा 10⁻⁻5। तो आप बताइए OH आयन की जरूरत कम कहां है, यहां पर कम है, तो पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा, MOH का होल ट्वाइस पहले प्रेसिपिटेट होगा। बोथ विल प्रेसिपिटेट टुगेदर, ये तो गलत हो गया। बोथ MOH का होल ट्वाइस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, ये बोथ नहीं लगा होना चाहिए था, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा है। MOH का होल ट्वाइस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, बिल्कुल सही है। XOH का होल थ्राइस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, ये गलत है। नन ऑफ दीज विल प्रेसिपिटेट, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब लगातार आप OH आयन डालते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी दोनों में से कोई ना कोई प्रेसिपिटेट जरूर होगा, इसलिए इसका भी कोई मतलब नहीं है। आंसर कौन सही हुआ, सेकंड। वो बहुत जबरदस्ती में परेशान कर रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं थी, आगे सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ था, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, तो KSP के एक्सप्रेशन से आपने OH आयन की उस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जो उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए जरूरी है। जिसको कम OH आयन की जरूरत होगी वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तब दिखाई पड़ रहा है। ओके बच्चों, 2 के बाद आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3 ही पूछा है। चलिए देखते हैं भाई। देखिए बेटा क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट फॉल्स। बच्चों नॉट फॉल्स मतलब जो गलत नहीं है, तो जो गलत नहीं है मतलब वो क्या चाह रहे हैं, जो सही है। आपको वो स्टेटमेंट बताने हैं जो सही है। देखिए ये सवाल पूछकर ये आपने दिल दुखाया है भयंकर तरीके से बच्चों, हमें थोड़ा दुख हुआ। अभी तक के किसी भी टेस्ट पेपर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इस टेस्ट पेपर में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। आपने डायरेक्ट कॉपी के क्वेश्चन पूछे बच्चों। solubility of alkaline earth metal hydroxide is less than alkali metal hydroxide, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ये है और फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ये है। एनायन तो दोनों में सेम है, लेकिन कैटायन में देखिए अंतर, ये +2 है और ये +1। आपको मालूम है +2 का जो लैटिस एनर्जी होगा, +2 का लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन +1 का लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो इसीलिए ये वाले लेस सॉल्युबल होंगे कंपैरेटिवली टू ये वाले, ये मोर सॉल्युबल होंगे। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं ये कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं देन एल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली होती है और लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली होती है। लिथियम कैन नॉट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बिल्कुल सही है। साइज बच्चों छोटा होता है और साइज छोटा होने के कारण हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाता है। जब IP की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं करता। ओके, पोटेशियम एंड सीजियम यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है सवाल। द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन अबव 3 मोलर, वैसे तो ये अबव वाला पॉइंट NCERT में नहीं लिखा हुआ है, बाकी पूरा लिखा हुआ है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हो जाती है तो एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ब्रॉन्ज इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन क्लस्टर। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, मैं कुछ यहां पे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाता है, ब्लू से ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन क्लस्टर।
एस ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन नेटिव स्टेट। नेटिव का बच्चों मतलब होता है फ्री स्टेट। नेटिव का मतलब होता है फ्री स्टेट। बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट फॉल्स? ऑफ कोर्स 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉल्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या दिया है? 3rd दिया होगा। ठीक है, ओके। तीसरे के बाद बच्चों आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, 6 भी पूछा है, दोनों दिखा देते हैं। ठीक है, 5 और 6 दोनों पूछा है। आइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। सबसे पहले सेंटेंस को समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया है। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई वीक एसिड है H3PO4। वीक एसिड है। कुछ ही एसिड स्ट्रांग होते हैं, HClO4, H2SO4, HNO3, आपको याद होगा, ये वीक है। अब वीक एसिड में तुमने किसी स्ट्रांग बेस को डाला, फील करना, तो आपको एक सॉल्ट प्राप्त हुआ Na3PO4। दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली 100% आयोनाइज होते हैं। अब देखिए, ये Na3PO4 है, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी, पानी में आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये इस प्रकार से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने का मतलब होता है अपने आयनों में टूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पे प्लस अक्वस लिखना चाहिए और इनके ब्रैकेट में अक्वस लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे बताया था हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, टाइम बर्बाद मत करिए। अब देखिए, अब ये चाह क्या रहे हैं, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का मतलब है आप रिएक्शन कहां पे ले जाना चाहते हो? फॉरवर्ड। जब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा तभी तो इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कैसे हो सकता है? या तो आप इसको हटाइए या फिर आप इसको हटाइए, दोनों में से किसी को भी अगर आप हटाते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर प्रिंसिपल। फील करिए, अगर आपका मीडियम बेसिक हो जाए, pH ग्रेटर देन 7, तो बर्तन में OH आयन आएंगे। OH आयन से इसको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन OH आयन्स के साथ ये Na+ कंबाइन होगा और स्ट्रॉन्ग बेस में बदलेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस में बदलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये फिर से 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु सोचो, अगर मीडियम एसिडिक हो, pH हो लेस देन 7, तो ये H इससे कंबाइन करेगा और इसको वीक एसिड में बदलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। मतलब ये बहुत कम मात्रा में टूटेगा। जब ये बहुत कम मात्रा में टूटेगा तो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ बच्चों, अर्थात वीक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो pH लो होनी चाहिए, ना कि हाई होनी चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं एट लो pH सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज। बहुत प्यारा सवाल एनसीईआरटी से, मुझे बहुत खुशी है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवालों को फ्रेम किया है, तो बहुत बढ़िया सवाल बच्चों ये था। लोअर pH पर इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए, क्रिस्टल ऑफ प्योर NaCl आर सेपरेटेड आउट व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू ब्रांच सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है।
ब्रायन सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्रूड NaCl प्राप्त होता है। क्रूड NaCl में क्रूड NaCl में Na2SO4, CaSO4, MgCl2 और CaCl2 की इम्प्योरिटी होती है, जिसमें MgCl2 और CaCl2 डेलिक्यूसेंट होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे घर में खाने वाला नमक गीला हो जाता है, हल्का सा वेटी हो जाता है। अब इस क्रूड NaCl से NaCl को कैसे अलग करते हैं? HCl गैस को पास करते हैं, NaCl के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जबकि दूसरी इंप्योरिटी हाईली सॉल्युबल होने के कारण वाटर में डिसॉल्व रहती हैं। बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल सही बात है, मेरे नोट्स का पॉइंट है, और लकली आप देखिए 2019 में नीट में पूछा गया था, राइट। तो सही है बेटा। रॉ मटेरियल इन सॉल्वे अमोनिया प्रोसेसेस। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इन अमोनिएटेड ब्राइन। दिस इज ब्राइन, अमोनिया डाल दिया तो अमोनिएटेड ब्राइन, और CO2 पास कर दिया तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग CO2 को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग CO2 का सोर्स इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इतना ही बच्चों एक्सप्लेन करेंगे, इससे ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे, आपको फिर नोट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग CO2 को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके सोर्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑन गोइंग डाउन सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप सल्फेट डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, सेकेंड ग्रुप सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती जाती है, बिल्कुल घटती है, बिकॉज डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। बिल्कुल सही बात है डियर। आप देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली है और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली है। फील करो, सेकेंड ग्रुप के सल्फेट में क्या होता है, जब ऊपर से अपन लोग नीचे जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी, लैटिस एनर्जी भी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है इन दोनों की वैल्यू कम होती जाती है। अब होता क्या है, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। तो यहां से निष्कर्ष अगर देखें तो यहां से निष्कर्ष ये ओवरऑल ये निकल रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर घटेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सल्फेट की सॉल्युबिलिटी घटने का मुख्य कारण क्या है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि एक एरो से एक एरो कट गया, फिर भी क्या बचा, डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी बच गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला स्टूडेंट बच्चों क्या है, बिल्कुल सही है। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो, फील करना कि डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। मान लो सिचुएशन ऐसी हो, तो इस सिचुएशन का रिजल्ट क्या आया, इस सिचुएशन का रिजल्ट आ रहा है एक एरो से एक एरो काट दो तो लैटिस एनर्जी घटेगी, और अगर लैटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, जैसा कि होता है इन केस ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल आपने लिखा ही, इन केस ऑफ सल्फेट। तो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है क्योंकि ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। हाइड्रो ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है क्योंकि ओवरऑल लैटिस एनर्जी घटती है। राइट बच्चों, थर्ड वाला सही है। फोर्थ, लिथियम नाइट्रेट को आपने गर्म किया तो लिथियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन बना। बच्चों ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट ग्रुप के जो नाइट्रेट होते हैं
उनको गर्म करने पर वो इस प्रकार से टूटते हैं, लेकिन लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो जनरल डिकम्पोजिशन को फॉलो करता है, अपने ऑक्साइड में बदलेगा प्लस NO2 प्लस O2, इसलिए ये वाला गलत है। तो बच्चों लकली इसके दो आंसर सही हैं, पहला भी सही है, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। आपने दोनों में से कुछ भी टिक किया होगा तो राइट आंसर माना जाएगा। ओके, 6th के बाद बच्चों आप लोगों ने हमसे 7th एंड 8th पूछा है। ओह 7th वाला क्वेश्चन, अरे मेरे भाई ये एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगाते तो जरूर हो जाता। भले मैंने नोट्स में मिल्क, एग वाइट और ब्लैक कॉफी की पीएच ना बताई हो, लेकिन मैंने ब्लड की पीएच तो बताई है, दैट इज 7.4। याद है आपको 7.2 to 7.4 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाते बच्चों तो आप इस सवाल को कर सकते थे। सी का आंसर सेकंड होगा, सी का आंसर सेकंड हो, गलत गलत गलत, और ये देखिए सही है। तो आपने ऐसे पकड़ लिया क्वेश्चन, 4th इज द राइट आंसर। आपको बाकी के नहीं मालूम होते, मुझे भी नहीं मालूम थे यार, मुझे तो ह्यूमन ब्लड का मालूम था 7.2 to 7.4 होता है, बाकी आपने देखिए मैच कर लीजिए। आज के बाद अब मत भूलिएगा, मिल्क का पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है। एग वाइट का होता है स्लाइटली बेसिक होता है, लेकिन ब्लैक कॉफी जो है अच्छी खासी एसिडिक होती है, पीएच 7 से काफी कम है, 5। राइट, रेक्टिफिकेशन था। 7 के बाद बच्चों आपने 8 पूछा है, ये रहा 8 वाला क्वेश्चन। बताइए ये सवाल पूछे आप लोगों ने, मुझे बहुत दुख है बेटा, ये सब नहीं पूछना चाहिए था बच्चों आपको। मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इन एयर गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड ओनली, बिल्कुल गलत। सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जब हम लोग उनको एयर में जलाते हैं, एयर का मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो चूंकि नाइट्रोजन से भी डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, तो अपना नाइट्राइड बनाते हैं और अपना ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ लोग ऑक्साइड के साथ अपना परऑक्साइड बना सकते हैं। तो मेटल नाइट्राइड तो सभी लोग बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड या मेटल परऑक्साइड बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते। ओके, तो आप देख सकते हैं, अगर आपने यहां पर मैग्नीशियम ले लेता, मैग्नीशियम आपने ले लिया होता, तो मैग्नीशियम को जब आप जलाते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता और मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलता, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपने ऑक्साइड बनाते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, और अदर जो होते हैं वो यूजली अपना परऑक्साइड बनाते हैं, तो पहला वाला गलत। लिथियम सॉल्ट आर कॉमनली हाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम का ही हैलाइड होता है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, वाटर को पोलराइज करके अपने पास घसीट लेता है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक ऑन एक्सिस ऑफ एयर फॉर्म परऑक्साइड एंड ऑक्साइड, अभी भी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। थर्ड पीरियड, इधर देखिए, इधर देखिए, फर्स्ट सेकेंड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। आप देखिए ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, तो हमें इनकी चर्चा करनी है। बिल्कुल सही इन्होंने बताया है बच्चों, आपने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा होगा लिथियम अपना ऑक्साइड बनाकर स्टॉप हो जाता है, सोडियम को एक्सेस ऑफ एयर में ट्रीट अगर करते हैं
तो ऑक्साइड और फाइनली ये परऑक्साइड बनाता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। मैग्नीशियम देखिए सिर्फ ऑक्साइड बना के रुक जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक ऑन एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म, सोडियम के केस में परऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम के केस में ऑक्साइड बन जाएगा। बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। ओके, तो क्या आंसर होगा, FTT। FTT एर्थ का बच्चों आंसर होगा थर्ड। एर्थ के बाद बच्चों आपने क्या पूछा, नाइन्थ वाला क्वेश्चन पूछा है, वो भी एस ब्लॉक का ही क्वेश्चन है। ये देखिए नाइन्थ ही पूछा है, हाँ नाइन्थ पूछा। क्या है भाई, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट रॉन्ग। नॉट रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, ट्रू। कौन गलत नहीं है मतलब कौन सही है। इन फर्स्ट ग्रुप सीजियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ग्रुप में अगर आप डेंसिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बस थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है कि सोडियम की डेंसिटी जो है वो पोटेशियम से ज्यादा होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन ऑफ Li प्लस इज मोर देन B+2, बिल्कुल गलत है। यहां पे चार्ज ज्यादा है, आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, गलत हो गया। फर्स्ट मेटल हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड सेकेंड मेटल, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बच्चों आपको मालूम है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड ए ग्रुप के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सेकेंड ग्रुप में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फर्स्ट ग्रुप से। यही बच्चों कारण होता है कि सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं दे आर हार्डर while फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर सॉफ्ट। इसलिए बेटा ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा MF2, MCl2, MBr2, Mi2, ये सेकेंड ग्रुप के हैलाइट दिए गए हैं। मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों सेम है, डिफरेंस आ रहा है हेलोजन के केस में। फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, और लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। नोट्स देखिए बाकी डिटेल के लिए। तो चौथा वाला पॉइंट क्या है बच्चों, सही है। तो कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, 2 स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा, सेकेंड। अच्छा बच्चों, 9th के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पूछा है। 14 और 15 आइए भाई, आओ भाई, आ गए भाई। चलिए 14 देखते हैं क्या है। ए सॉल्यूशन विद pH2, एक सॉल्यूशन फर्स्ट है, इसकी pH है बच्चों 2। अगर pH होगी 2 तो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर -2 मोलर। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी pH है 6। एक सॉल्यूशन 2 है जिसकी pH बच्चों 6 है, और अगर pH 6 है तो H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोलर होगी। कोई भी देखकर बता सकता है कि पहले वाले सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो पहला वाला सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा और दूसरा वाला कम एसिडिक होगा।
कितना ज्यादा होगा? तो वेरी सिंपल आंसर, इसके H+ की तुलना में उसके पास H+ कितने ज्यादा है? 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए पहला वाला सॉल्यूशन जो होगा वो 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा एसिडिक होगा। इसलिए 4th इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखेंगे, ए केमिकल ए इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा टू रिकवर अमोनिया। बस बच्चों मेन पॉइंट यहीं से पकड़ना था यार। ये जो ए है ये वॉशिंग सोडा के बनाने में यूज किया जाता है टू रिकवर अमोनिया। आपको मालूम होना चाहिए दिस ए मस्ट बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में जो NH4Cl बनता था, इसकी रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती थी तो हमें अमोनिया वापस से प्राप्त हो जाती थी और एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता था। और ये देखिए अमोनिया रिकवर हो जाती थी। तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में जहां हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, वह अमोनिया को वापस बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ए, कुछ करना ही नहीं था, सीधे आंसर हो गया CaOH का होल 12। फिर भी आगे बढ़ते हैं। When CO2 is bubbled through an aqueous solution of A, इस A के aqueous solution में आपने CO2 को डाला बच्चों, दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट, एंड सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट जो होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और वाटर में इंसॉल्युबल होने के कारण ये जमीन में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और दूधिया रंग दिखाई पड़ता है। मिल्की प्रेसिपिटेट, हमको दूधिया रंग जो है वो दिखाई पड़ता है, वही लिखा है। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, बिल्कुल सही बात मैंने बताया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में भी करते हैं। आप नोट्स खोलकर पढ़िए। तो कुल मिला के सारी बातें चीख चीख कर कह रही हैं व्हाट इज ए इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, 15 के बाद बच्चों आपने पूछा है सवाल नंबर 16। 16 वाला सवाल नंबर 1-2 बच्चों ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे मैंने उनको कहा ये कॉपी पे कराया है तो उन्होंने कहा ओके सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपने पूछा है, ये रहा 18 भी है 19 भी है, दोनों है। अच्छा भाई 18 देखते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही प्यारा पॉइंट, आयनिक इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी पर ये क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। ध्यान रखिए, हमारे पास अगर सॉल्ट की बात करें तो 3 प्रकार के सॉल्ट एनसीईआरटी में दिखे हैं। एक सॉल्ट है सॉल्युबल, दूसरे सॉल्ट है स्लाइटली सॉल्युबल, और तीसरे सॉल्ट है स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होते हैं। देखिए सॉल्युबल सॉल्ट उनको बोला जाता है जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा हो, ऐसे सॉल्ट बोले जाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट हम उन्हें बोलते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है 0.01 मोलर से ज्यादा हो, लेकिन 0.1 मोलर से कम हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। और स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट उन्हें बोलते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से भी कम होती है, उन्हें स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। तो आइए कौन सा सही आंसर है? इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर देन सॉल्ट इज सॉल्युबल, पहला पॉइंट है। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज लेस देन 0.01 मोलर देन दिस सॉल्ट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल, थर्ड पॉइंट है।
इफ solubility of salt is greater than 0.01 and less than 0.1 then this salt is slightly soluble. सेकेंड पॉइंट है, if solubility is less than 0.1 then it is sparingly soluble. नहीं बच्चों, ये गलत होगा, तो नॉट करेक्ट का मतलब है फॉल्स, और कौन सा फॉल्स होगा? फोर्थ वाला फॉल्स पॉइंट होगा। एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आ जाए नीट में तो मजा आ जाए। ठीक है, चलिए हटाते इसको, सवाल नंबर 19 देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में फॉस्फेट का हीटिंग एक्शन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमारे पास फॉस्फेट, आप इस एसिड को जानते होंगे, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है। ये 1 बाई 1 करके अपने तीनों हाइड्रोजनों को हटा सकता है। ध्यान से देखिए, हमने इसका एक एच हटाया, इसने अपना ये एनायन बनाया। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉस्फेट। आपने इसके 2 एच हटाए, इसने ये एनायन बनाया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉस्फेट। और आपने इसके तीनों एच हटा दिए, इसने ये बनाया, दिस इज कॉल्ड टर्सरी फॉस्फेट। मतलब कोई भी सॉल्ट हो, उसमें अगर PO4-3 दिखाई पड़ रहा है तो वो टर्सरी फॉस्फेट होगा। HPO4-2 दिखाई पड़ रहा है तो वो सेकेंडरी फॉस्फेट होगा, और H2PO4- दिखाई पड़ रहा है तो वो प्राइमरी फॉस्फेट होगा। अब बात करते हैं हीटिंग एक्शन की। देखिए, प्राइमरी फॉस्फेट को जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है मेटाफॉस्फेट। मैं नहीं बताऊंगा इसका फार्मूला, सभी बच्चों को मालूम होगा, फिर भी बस मैं लिख दे रहा हूं, PO3-1। सेकेंडरी फॉस्फेट को जब गर्म करते हैं तो हमें मिलता है पायरोफॉस्फेट। मैं फार्मूला याद नहीं कराऊंगा, सब आपको पढ़ाया है, ये होता है। और टर्सरी फॉस्फेट पर नो इफेक्ट। ये बच्चों हीटिंग एक्शन होता है, ध्यान रखिए। प्राइमरी फॉस्फेट को गर्म करने पर हमें मेटाफॉस्फेट मिलता है, सेकेंडरी फॉस्फेट को गर्म करने पर हमें पायरोफॉस्फेट मिलता है, और टर्सरी फॉस्फेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, अब सुनना एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इस सवाल को करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया NaH2PO4, मैं लगा गर्म कर दे भाई। फिर मैंने आपको दिया MgHPO4, मैंने कहा भाई गर्म कर इसको। चल देखना, यहां पर H2PO4 है, मतलब एक H हटाया गया है और सॉल्ट बनाया गया, ये प्राइमरी फॉस्फेट। अगर प्राइमरी फॉस्फेट है तो जिस मेटल का ये प्राइमरी फॉस्फेट है वो मेटल अपने मेटाफॉस्फेट में बदलेगा, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट आपको मिलेगा। फार्मूला बना ही लेंगे, सोडियम पे चार्ज होता है +1, मेटाफॉस्फेट है -1, तो फार्मूला बनेगा NaPO3। ठीक, यहां पर देखिए HPO4-2 सेकेंडरी फॉस्फेट है, गर्म करेंगी तो मेटल का पायरोफॉस्फेट बनेगा, तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। फार्मूला कैसे बनाएंगे, चलिए बनाकर दिखा देते हैं। Mg+2 होता है और पायरोफॉस्फेट आयन ये होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो Mg2P2O7 मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ना मालूम हो तो कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब मैं अपने सवाल पे आ रहा हूं। देखिए, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, अगर देखा जाए तो यहां पर PO4 है, अगर PO4 है
तो ये टर्सरी फॉस्फेट है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर टर्सरी फॉस्फेट है तो इसको गर्म करने पर कुछ भी नहीं होगा। परंतु सुनना बच्चों, अगर कोई फॉस्फेट टर्सरी दिखाई पड़े और उसके अंदर अमोनियम आयन हो तो हीटिंग एक्शन सेकेंडरी के तरीके किया जाता है। और अगर कोई सेकेंडरी दिखाई पड़े लेकिन उसके अंदर अमोनियम आयन हो तो हीटिंग एक्शन प्राइमरी के तरीके कराया जाता है। मतलब अगर कोई कैटायन अमोनियम है तो हीटिंग एक्शन एक कदम पीछे चला जाता है। टर्सरी का हीटिंग होगा सेकेंडरी के तरीके और सेकेंडरी का होगा प्राइमरी के तरीके। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों होता है, फील करिए। एक्चुअली बेटा जब आपने इसको गर्म किया तो होता क्या है, ये जो NH4 होता है ये अमोनिया की फॉर्म में अलग हो जाता है। सबसे पहले फील करना, जब ये अमोनिया की फॉर्म में अलग हुआ तो यहां पे क्या बचा, एक Mg बचा, एक H बचा और PO4। आप खुद देख लो, जब आपने इसको गर्म किया इसका अमोनियम अमोनिया की फॉर्म में निकल गया और टर्सरी से ये बदल गया सेकेंडरी में। इसीलिए जो हीटिंग एक्शन होता है एक कदम पीछे चला जाता है, इसलिए इसका हीटिंग एक्शन सेकेंडरी के तरीके किया जाएगा। तो अमोनिया के साथ साथ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट आपको मिलेगा, इसलिए अमोनिया भी मिलेगा, यहां से निकलेगा और पायरोफॉस्फेट भी बनेगा। आंसर क्या होगा, 4। ठीक है बच्चों। अच्छा 19 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, आप लिख लीजिएगा जो भी आपको लिखना हो। टर्सरी होने के बावजूद हीटिंग एक्शन सेकेंडरी की तरह क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अमोनियम जब अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा तो यहां पर एक H बच जाएगा और ये टर्सरी सेकेंडरी में बदल जाएगा, इसलिए हीटिंग एक्शन सेकेंडरी के तरीके किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपने पूछा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल ही क्वेश्चन थे बच्चों। देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया गया है, KSP आपको दिया है MX का, KSP दिया है आपको MX2 का और KSP आपको दिया है M3X का। वैल्यू मैं लिख देना चाहता हूं, 4 × 10 की पावर -8, 3.2 × 10 की पावर -14 एंड 2.7 × 10 की पावर -15। अच्छा बेटा एक बात देखिए, आपको याद होगा KSP और सॉल्युबिलिटी में एक रिलेशन बताया था, KSP बराबर M की पावर M N की पावर N S की पावर M + N। ये रिलेशन मैंने बताया था। अगर कोई सॉल्ट AmBn आपके पास है तो कैटायन का जो कॉफिशिएंट है वो M है और एनायन का जो कॉफिशिएंट है वो N है। S का मतलब सॉल्युबिलिटी है और KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तो आइए आपको बच्चों इन तीनों की सॉल्युबिलिटी बतानी है, ध्यान दीजिए। इसमें फार्मूला लगाना है, लगाओ, वरना याद होना चाहिए। ये 1:1 है और 1:1 में KSP बराबर होता है S²। लगाकर देखोगे तो भी S² ही आएगा। तो यहां से बच्चों S बराबर कितना आ गया, 2 × 10 की पावर -4 मोलर। अच्छा ये देखिए 1:2 है, फार्मूला लगाइए या फिर याद ही होना चाहिए। 1:2 के लिए KSP बराबर 4s³ आता है। देखिए बेटा 4 से कटेगा 0.8, दशमलव हटा दीजिए, यहां 15 हो जाएगा। तो क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा और -15 का क्यूब रूट -5 आएगा। ये हो गया। ये देखिए 3:1। बच्चों 1:1 और 1:2 तक तो अपन लोग याद ही रखते हैं, लेकिन 1:2 के अगर आगे जा रहे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल करिए। M की जगह 3 है, N की जगह 1 है, तो M की पावर M, N की पावर N, S की पावर M + N। राइट, आप इसको देखेंगे 3 × 9 = 27,
दशमलव जरा हटा दो तो यहां पे नेगेटिव बढ़ जाएगा, यहां 27 इंटू एस की पावर 4, 27 से 27 कट गया, यहां से एस क्या आएगा 10 की पावर -4 मोलर। बराबर बराबर के 4 टुकड़ों में तोड़ दो, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, एक टुकड़े को बाहर निकाल लो तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं 10 की पावर यहां -5 है तो mx2 की सॉल्युबिलिटी तो सबसे कम हो गई, यहां भी -4, यहां भी -4, यहां मल्टीपल में 2 है तो mx की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और m3x की सॉल्युबिलिटी बीच में होगी। सो दिस इज योर आंसर, mx, m3x एंड mx2, फोर्थ इज द राइट आंसर। 20 के बाद बच्चों आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्लियर हो गया? सिंपल इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है और सॉल्युबिलिटी निकाल ली है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो आगे रखा जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो पीछे रखा जाएगा। राइट, इसके बाद आप लोगों ने क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा। 22 भी पूछा है, 23 भी पूछा है, चलिए दोनों ही देख लेते हैं। आ जाओ। कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.2 मोलर NH4Cl। NH4Cl 0.2 मोलर है और इसमें अमोनिया है 0.1 मोलर। अच्छा, अमोनिया एक वीक बेस है, इसका के भी आपको दिया है, लकली देखिए आपको पी के भी दे दिया गया है 4.75, बहुत अच्छी बात। और आपसे इसकी बच्चों पीएच पूछी गई है। ध्यान से देखिए, अगर आपको ये वीक बेस दिखाई पड़ रहा है एंड दिस इज इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराई होगी तो NH4Cl बना होगा, उस सॉल्ट को आपने इसके अंदर डाल दिया है। बच्चों इन दोनों ने मिलकर बना लिया है बेसिक बफर। इन दोनों ने मिलकर बनाया बेसिक बफर, वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बना के डाल दीजिए तो ये बेसिक बफर कहलाएगा। अच्छा, बेसिक बफर के लिए पीओएच बराबर होता है PKB प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, और इस इक्वेशन को कहते हैं हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। आप भागशाली हैं, आपको PKB की वैल्यू दे दी गई है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.2 और बेस की कंसंट्रेशन है 0.1। 0.1 से 0.2 कटा, यहां पे 2 आया, यहां पे आएगा 2। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो यहां 0.3 आप ऐड कर दीजिए तो ये बच्चों आ गया POH। क्या आ गया? POH। आपको pH निकालना था तो pH बराबर 14 में से आप POH को माइनस कर दीजिए, 14 में से 5.05 को माइनस करिए, 14 में से 5 जाता 9 बचता, 9 से थोड़ा कम बचेगा 8.95। दिस इज योर आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपने अगर पूछा है तो अब इसमें एक अध्यापक बच्चों क्या कर सकता है? एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये वाला फार्मूला आपको लगाना था, दैट्स इट। ये वाला हिंडरसन हेसलबैच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर आपको इस्तेमाल करनी थी, सारी वैल्यू दे दी गई, डायरेक्ट रखना था, आंसर आना था। फिर भी आपने पूछा, देख लीजिए भाई अगर पूछा है आप। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, मैं इसको हटाना चाहूंगा।
क्या है? ए डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S हैज pH वैल्यू 3, द सल्फाइड आयन इज आयन। ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है ओवर पॉलीप्रोटिक एसिड। आप देखिए ना, H2S एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, ये 2 स्टेप में ब्रेक होगा। ये देखिए, और इसको अगर ओवरऑल लिखना है तो जोड़ दीजिए, ये देखिए, ठीक है। देखिए, जब सेकंड स्टेप के आयनों की कंसंट्रेशन पूछी जाती है तो आपको स्टेप वाइज डिसोसिएशन लिखने की कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में आप इस प्रकार से लिखकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेफालतू में आप अपने समय को बर्बाद करेंगे। अगर सेकंड स्टेप की आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाए तो विकास पोरवाल का कहना है आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका समय बचेगा। ये चीज किसमें पड़ी हुई है? HCl में। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% टूटेगा H+ और Cl-। आइए खेल चालू करते हैं। देखिए, H2S 0.1 मोलर है, फील करो सब लोग, ये 0 होगा। 0.1 से आप x को घटा दीजिए, इक्विलिब्रियम पर आ गया, ये 2x होगा, ये x होगा। अच्छा, HCl की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ जरूर होगी, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये C बन जाएगा, ये C बन जाएगा। H+ कॉमन है तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन 2x + C हो जाएगी, राइट। अब इसका कोई काम नहीं, इस इक्वेशन का सिर्फ काम इतना था कि H+ की कंसंट्रेशन 2x + C आपको करनी थी, यही इसका काम था। अब इसका कोई काम नहीं। इन्होंने बताया सॉल्यूशन की pH है 3, pH है 3। इधर देखिए, अगर सॉल्यूशन की pH 3 है तो H+ की कंसंट्रेशन 10⁻³ होगी। स्ट्रॉन्ग वाले के सामने वीक वाले को छोड़ देते हैं तो C की वैल्यू आ गई 10⁻³ राइट। इसके लिए K बराबर होगा H+ की कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन अपॉन H2S की कंसंट्रेशन। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर Ka1 इंटू Ka2 हो जाएगा। तो Ka1 की वैल्यू है 10⁻⁷ इंटू Ka2 की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻30। H+ की कंसंट्रेशन C है और C की वैल्यू है 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन X के बराबर है। आपको सल्फाइड ही आयन निकालना है तो चाहे सिर्फ सल्फाइड आयन लिख दो डायरेक्ट, चाहे इसकी जगह पे X लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। H2S की कंसंट्रेशन 0.1 - X, बड़े के सामने हमेशा छोटे को छोड़ा जाता है, 0.1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 6, 5 और यहां 15, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻15। तो सल्फाइड आयन आ गया 1.3 इंटू 10⁻⁻15। भाई 3 3 6, 10⁻⁻6, नीचे लिखा 10⁻⁻1, तो ऊपर बचेगा 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 से यहां जब 5 आप घटा देंगे तो 10⁻⁻2 बचेगा, -2 और -13, -15 हो गया। 1.3 अपनी जगह पर है। द राइट आंसर इज 4। तो बहुत ही आराम से मैंने कैसे किया, पहले मैंने आपको बताया ये पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है, स्टेप वाइज डिसोसिएशन होगा इस प्रकार से, और ओवरऑल डिसोसिएशन करना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। जब कभी भी सेकंड स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाए,
जब कभी भी सेकंड स्टेप के आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाए तो स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखकर अपने समय को बर्बाद मत किया करो, डायरेक्ट डिसोसिएशन का इक्वेशन लिख दो। स्ट्रॉन्ग पार्ट का सिर्फ इतना यूज होता है कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हम वहां पे लिख देते हैं, दैट्स इट। अब देखिए इसका कोई यूज नहीं है, हमने यहां पर पीएच दिया था 3, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, C की वैल्यू आ गई 10 की पावर -3, यहां पे उठा के रखा, आपका आंसर आ गया। सो द राइट आंसर इज 1.3 इंटू 10 की पावर -15, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, 23 के बाद आपने पूछा है 27। हेलो, हाँ सर बताइए। हाँ सर, अभी क्लास लेना है। हाँ सर, आप भेजिए सर, मैं देख लूँगा बात। ठीक है सर, फ्री होके करूँगा सर। सर क्लास, ऑनलाइन क्लास लेना सर। ठीक है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग को देखना है 27 ये रहा। ट्वेंटी 27 वाला मैंने अभी अभी बताया कि रेनी सीजन में घरों में खाने वाला नमक गीला क्यों हो जाता है, ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड विच आर डेलिक्यूसेंट। डेलिक्यूसेंट होने के कारण ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण नमक गीला हो जाता है। द आंसर बच्चों क्या होगा, फोर्थ होगा। आंसर बच्चों क्या होगा, फोर्थ होगा, राइट। 27 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा है हमसे 30 पूछा है। आइए 30 देख लेते हैं। ये 30 वाला है। देखिए 50 ml 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन, ml 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। बच्चों एक बार रुकिएगा। चलिए अभी आया नहीं है। 50 ml 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद HCl। हाउ मच HCl? 25 ml and 0.1 मोलर। दिस इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में अगर दोनों में से कोई भी वीक है तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहां पे देखिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई एक वीक हो जाता है तो इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी और पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल आ जाएंगे। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मिली मोल आ जाएंगे। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए। 5/15, 2.5/1, 2.5, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये लिमिटिंग है तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा और ये कितना बनेगा? 1 मोल जाता तो 1 मोल जाएगा, 2.5 जाता तो 2.5 जाएगा और 2.5 बचेगा। थोड़ा सा 1 मोल जाता, 1 मोल बनता, 2.5 जाता तो 2.5 मिली मोल बचेगा। ध्यान दीजिए, जब ये टाइट्रेशन बच्चों ओवर हुआ तो ओवर होने के बाद बर्तन में क्या शेष बच रहा है? बर्तन में शेष बच रहा है वीक बेस, और बर्तन में शेष बच रहा है इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको समझना चाहिए ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बेसिक बफर।
ये दोनों बच्चों मिलके क्या बना देंगे, बेसिक। ध्यान रखिए, जब कभी भी एसिड और बेस का टाइट्रेशन होता है और उनमें से कोई एक या दोनों कमजोर होते हैं तो सबसे पहले हमें मोल कॉन्सेप्ट लगा के टाइट्रेशन कराना पड़ता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है फिर हम देखते हैं कि किसका केस है, बफर का केस है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। वीक बेस बच गया और उसका सॉल्ट बच गया है, ये बफर का केस है। इस क्वेश्चन की पीएच बफर से निकाली जाएगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ केबी, आपको केबी दिया अमोनिया का, मैं यहां लिख रहा हूं, वहां जगह कम है। अगर केबी ये दिया गया है तो पीकेबी बराबर होगा माइनस का लॉग केबी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस लॉग 1.77। अगर मैं इसको 2 मान लूं तो log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो बच्चों पीकेबी के आ गया 4.7। बेसिक बफर है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन थोड़ी देर पहले बताई थी। पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन बेस की कंसंट्रेशन। आप देख सकते हैं वैल्यू रख रहा हूं मैं, पीकेबी की वैल्यू 4.7 है प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 2.5 और बेस कितना है 2.5, कट के 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो पीओएच आ गया 4.7। तो पीएच बराबर 14 माइनस 4.7 9.3। 30 का आंसर बच्चों होगा 4। 30 का बच्चों आंसर होगा 4। कुछ भेजा नहीं है, आइए। तो इस प्रकार से 30 का आंसर 4 आया। जब कभी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, दोनों में से कोई एक अथवा दोनों वीक होते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखकर हमें फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना होता है। फाइनल रिजल्ट को देखकर हम पता लगाते हैं कि बफर का केस होगा या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा। वीक बेस और उसका सॉल्ट बच रहा है, बच्चों ये बफर का केस होगा, बेसिक बफर है। हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन लगाएंगे, पीओएच की वैल्यू आ गई, 14 में से घटाएंगे, पीएच की वैल्यू आएगी, 4th इज द राइट आंसर। 30 के बाद आपने पूछा है 31, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। 31 देखिए बेटा, 31 भी है और 32 भी पूछा है, दोनों पूछे हैं। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। आई BeO and Al2O3 आर बेसिक इन नेचर, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। BeO एम्फोटेरिक होता है और Al2O3 भी एम्फोटेरिक मेटल है, इनके ऑक्साइड बच्चों एम्फोटेरिक होंगे। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो चुका है। कार्बाइड और बोथ ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द सेम गैस, बिल्कुल सही है। बेरिलियम कार्बाइड हो या एल्युमिनियम कार्बाइड हो, अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको मीथेन गैस मिलती है। बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल सही है। बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों ही अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बस एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी, ये -3 होना चाहिए था बस। बट ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी कि आप कंफ्यूज हो जाए। 4 ऑप्शन है, पहला वाला बिल्कुल गलत है, आप पहला वाला ही टिक करेंगे। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर इस मिस्टेक के कारण मैंने 3rd वाले को फॉल्स कर दिया। बेटा ये गलत बात है, ये आप ये हम पर ब्लेम लगा रहे हो फर्जी वाले में। ये
4 ऑप्शन थे भाई, अगर कोई एक ऑप्शन होता बोथ 1 एंड 3 तो मैं आपको एक बार को मान लेता। 4 में आपको एक टिक करना था। पहला वाला डंके की चोट पर गलत है, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं ना कि बेसिक। ये वाला बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -3 की जगह -2 लिख गया था। बोथ एग्जिस्ट इन डायमर फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, ये डायमर फॉर्म में पाए जाते हैं, आपको अच्छे से याद होगा। सॉलिड फेज में ये पॉलीमेरिक होता है, लेकिन वेपर फेज में जब जाते हैं तो ये मोनोमेरिक और डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए फॉल्स कौन है? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर एनसीईआरटी का पेज नंबर नहीं लिख पाया था, पेज नंबर 219। एनसीईआरटी पेज नंबर 219 का ये सवाल है बच्चों। देखिए एक्चुअली में आप लोग को सिर्फ इतना मालूम था कि एसिटिक एसिड जो है वो HCN से स्ट्रांग होता है, ये बात आप लोग को मालूम थी। और आप देखिए चारों ऑप्शन में एसिटिक एसिड HCN से स्ट्रांग है, तो इतनी बात से आप ये सवाल नहीं कर पाए होंगे। बेटा HNO2 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा है? तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर NO2 है और यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी -I पावर जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए HNO2 का एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज्यादा होगा। तो अब ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा। अब मामला फंस गया HClO। HClO का डिसोसिएशन कांस्टेंट HCN से ज्यादा होता है, इसलिए HClO इज स्ट्रॉन्गर देन HCN। तो बच्चों आप इसको टिक करेंगे फर्स्ट। तो एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि HNO2 स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है। NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज्यादा होती है एसिटिल ग्रुप से, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मामला यहां पर फंस गया, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। HClO इज स्ट्रॉन्गर देन HCN बट वीकर देन एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। ये K की वैल्यूज दी गई हैं एनसीईआरटी में और इन्हीं वैल्यूज से मैंने ये क्वेश्चन बच्चों बनाया था। 32 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है। बत्तीस के बाद क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है। अगर इस रिएक्शन में CO2 एस्केप हो जाए, मेरे भाई CO2 एस्केप होने का मतलब है कि CO2 की कंसंट्रेशन घट गई। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा। जब ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन घटने लगेगी, तो ये वाला इक्विलिब्रियम भी बैकवर्ड में जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, pH विल डिक्रीज। गलत है, जब H+ डिक्रीज करेगा तो pH इंक्रीज करेगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, सेकंड इज द राइट आंसर। H2CO3 कंसंट्रेशन रिमेन अनअल्टर्ड। कुछ बच्चे इसको भी सही मान रहे होंगे कि यहां से पीछे गया तो जितना कंज्यूम हुआ उतना यहां से बन गया, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि H2CO3 की कंसंट्रेशन रिमेन सेम। गलत बच्चों, इस रिएक्शन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट अलग है और इस रिएक्शन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट अलग है। इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अलग है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अलग है, इसलिए ये अनअल्टर्ड रहेगा। ऐसा बोलकर आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन विल प्रमोटेड, गलत है, बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रमोटेड। सो सेकंड इज द राइट आंसर। 34 के बाद आपने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 38। थर्टी एट बच्चों कॉपी पे कराया गया था, मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करूंगा। सोडियम कार्बोनेट
डेकाहाइड्रेट। जब इनिशियली इसको गर्म करते हैं तो ये 10 में से 9 वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और मोनोहाइड्रेट में बदलता है। लेकिन जब इसको 373 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो बचा हुआ एक भी ये लूज कर देता है और सोडा एस में बदल जाता है। सो द आंसर इज वॉशिंग सोडा एंड सोडा एस। कॉपी पे बताया है, आप नहीं पढ़ेंगे नोट्स तो बच्चों कोई नहीं बचा पाएगा आपको। 38 के बाद आपने क्या पूछा है? 40 पूछा है। नोट्स का सवाल है, बताइए क्या बताया। इसमें याद करना था, फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं कुछ कर नहीं सकता। NaCl की सोलबिलिटी होती है 36 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम पानी में आप 36 ग्राम NaCl को घोल सकते हो एट 273 केल्विन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर नमक की सॉल्युबिलिटी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो यही सवाल है कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा, डज नॉट अल्टर। यूजली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है नमक की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो डज नॉट अल्टर। थर्ड इज द राइट आंसर। बच्चों इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 41 भी पूछा है, कॉपी पे कराया हुआ सवाल है। RbO2 Rb plus O2 minus and the superoxide. सुपर ऑक्साइड अगर वाटर से आप ट्रीट करते हैं, मेटल अपने हाइड्रो ऑक्साइड में बदलेगा, H2O2 बनेगा और ऑक्सीजन। अगर बच्चों ये परऑक्साइड होता तो सिर्फ H2O2 बनता, चूंकि ये सुपर ऑक्साइड है, मोर ऑक्सीजन इसके पास है, तो साथ में ऑक्सीजन भी बनेगा। तो क्या नहीं बनेगा? हाइड्रोजन नहीं बनेगा। 41 का आंसर हुआ थर्ड। 41 के बाद बच्चों आपने पूछा है 42। आपने पूछा है, देखिए जर्कोनियम फॉस्फेट। बच्चों अब तो आप लोग ये कर लेंगे, अभी एक रिलेशन बताया था मैंने, इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन, तो m की पावर m, n की पावर n, s की पावर m प्लस n। तो KSP बराबर 3 त्रिका 9 3 27, 4 चौको 16, 16 इंटू 16 256, राइट। तो S बराबर आएगा KSP अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6912 आता है कि पावर हो जाएगा 1/7। तो कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड वाला आंसर सही होगा। सिंपल क्वेश्चन था। 42 के बाद बच्चों आपने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, थोड़ा ट्रिकी सवाल था बच्चों। 45 MOH का होल X, इसका आपको KSP दिया है 4 इंटू 10 की पावर -12 और इसकी सॉल्युबिलिटी दी है 10 की पावर -4। आपसे बच्चों X की वैल्यू पूछी जा रही। अब देखिए यहां पर भी अगर वो फार्मूला लगाएं, KSP बराबर M की पावर M, इसका नंबर कितना है 1, N की पावर N, S की पावर M प्लस N। KSP दिया है 4 इंटू 10 की पावर -12, X की पावर X, सॉल्युबिलिटी दी है 10 की पावर -4,
अब जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, और इसको सॉल्व करने में तुम्हारे दिमाग खराब हो गए होंगे बेटा। ठीक है, हम मानते हैं यहां पर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग लगाना चाहिए। आप क्या करिए, ये x की वैल्यू दी गई है, इन x की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए। जिस केस में दोनों तरफ की जो चीजें हैं बराबर हो जाएंगी वही आपका सही आंसर होगा। जैसे मानिए आपने x की जगह 1 रखा, तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, 1 की पावर 1 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यहां आया 10 की पावर -8, जबकि यहां पे है 10 की पावर -12, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में आओ, x की जगह 2 रखना है, लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, यहां रखो 2 की पावर 2 4, 1 + 2 3, 4 से 4 कट गया, 4 तिहाई 12 से ये कट गया, दोनों तरफ की चीजें बराबर आ गई, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करनी थी, आपको वैल्यू रखकर देखनी थी। दिस इज द सेकंड आंसर। आई होप आपको इस डिस्कशन से बेनिफिट मिल रहा। पेपर बहुत ही अच्छा है, सभी लोग इस पेपर को दें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और बूस्ट अप हो। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा मंगलवार को, उसका डिस्कशन होगा बुधवार को। ओके बच्चों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन। ओके, थैंक यू।